हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था सिंचाई एवं जल निकास, जो 5वां लेसन है। ये हमारे इस लेसन का छठा पार्ट है। अब तक इस लेसन में अपन ने सिंचाई के बारे में पढ़ा, फिर जल निकास के लाभ। पिछले जो क्लास में अपन ने जल निकास के विभिन्न लाभ, अतिरिक्त जल से होने वाली हानियां, जल समेत प्रबंधन के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, फिर जल अभाव के कुछ कारणों की भी अपन ने लास्ट में चर्चा की थी कि जल अभाव कैसे होता है, वाष्पीकरण द्वारा, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन द्वारा, इन सब तरीकों से होता है। ठीक है, अब जल संग्रह क्या है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और जल संग्रह के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। क्या होता है जल संग्रह, तो देखिए, जल संग्रह क्या होता है। देखिए, जल संग्रह वह तकनीक है, जल संग्रह क्या है, वह तकनीक है जिसमें बहते हुए व्यर्थ जल, बहते हुए व्यर्थ या वर्षा जल को ले लेते हैं, बहते हुए वर्षा जल को भूमि के या खेत में, पोखर में, भूमि में या खेत में, कहीं पोखर, कोई छोटा बड़ा तालाब के, तालाब में खेत के उपयोग के लिए क्या करते हैं अपन, भंडारित करते हैं, इकट्ठा किया जाता है। वह तकनीक जिसमें बहते हुए वर्षा के जल को क्या करते हैं, भूमि के अंदर या फिर खेत के पास कोई पोखर या कोई छोटा तालाब, टांका, उसमें क्या करते हैं, खेती के लिए, उपयोग के लिए इकट्ठा करते हैं। तो इसे अपन जल संग्रह कहते हैं। परिभाषा देखिए, वह तकनीक जिसमें बहते हुए जल, बहते हुए जल कौन सा, वर्षा जल, बहते हुए वर्षा जल को, बहते हुए वर्षा जल को भूमि के अंदर या भूमि में या खेत के पास किसी पोखर में खेती के लिए इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसे, इसे जल संग्रह कहलाता है। इसे जल संग्रह, इसे जल संग्रह कहते हैं, इसे जल संग्रह कहते हैं, जल संग्रह कहते हैं। अथवा और भी है महावट, अथवा खरीफ ऋतु में प्राप्त वर्षा, महावट, अर्थात महावट किसे कहते हैं, सर्दियों में जो बारिश होती है, ठीक है, अथवा महावट या खरीफ ऋतु में प्राप्त वर्षा जल को बहाव क्षेत्र से जल अफवाह में वृद्धि करके निचले स्थान पर निर्मित जो जलप्रद गड्ढे में एकत्रित किया जाता है, तो इसे अपन जल संग्रह कहते हैं। तो देखिए, मावट या महावट या खरीफ या खरीफ ऋतु में प्राप्त वर्षा जल को, प्राप्त वर्षा जल को, प्राप्त वर्षा जल को बहाव क्षेत्र, प्राप्त वर्षा जल को बहाव
क्षेत्र, बहाव क्षेत्र से जल अपवाह में वृद्धि करके जल अपवाह में वृद्धि करके निचले स्थान पर निर्मित क्षेत्र निचले स्थान पर निर्मित गड्ढे में एकत्रित कर लेना जल संग्रह कहलाता है। जल संग्रह कहलाता है। अथवा ढलान वाले क्षेत्र बनाकर ढलान से होने वाले अफवाह पानी को इकट्ठा करके संरक्षण करते समय इसका उपयोग करना जल संग्रहण कहलाता है। अर्थात ढलान वाले क्षेत्र बनाकर ढलान से बहते हुए पानी को, अफवाह पानी को क्या करना, संरक्षण करना, इकट्ठा करके उसको खेती में उपयोग में लेना, क्या करना, क्या कहलाता है, हमारा जल संरक्षण कहलाता है। अथवा ढलान क्षेत्र बनाकर और ढलान से बहने वाले अफवाह पानी को इकट्ठा करके उपयोग में लेना जल संग्रहण कहलाता है। जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, आगे देखें। अब वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की विधियां कौन सी है, संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। जल संरक्षण या वाटर हार्वेस्टिंग की विधियां। वाटर हार्वेस्टिंग की विधियां क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, लघु जल संग्रह विधि पहली विधि है हमारी, लघु जल संग्रह विधि पहली विधि है, लघु जल संग्रह विधि। देखिए क्या होता है इसमें। ठीक है, इसमें जल को भूमि में संग्रह किया जाता है। ठीक है, भूमि में संग्रह किया जाता है और इसके दो तरीके हैं। इसको जल को भूमि में संग्रह किया जाता है, जमीन के अंदर ही संग्रह किया जाता है डायरेक्ट, ये ध्यान रखना। इसमें जल को भूमि में संग्रह किया जाता है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, लघु संग्रह करने के दो तरीके हैं। इसके दो तरीके
इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला है दो कतारों के बीच, पहला जो है हमारा वो है दो कतारों के बीच। अब दो कतारों के बीच जल संग्रह लघु संग्रह कैसे होता है, क्या होता है वो देखते हैं। इनमें क्षेत्र में दो डोलियां या नालियां बनाई जाती है। इसमें खेत में डोलियां और नालियां बनाई जाती है, ध्यान रखिए। इसमें खेत में दो डोलियां या नालियां बनाई जाती है। डोलियां या नालियां बनाई जाती है, डोलियां या नालियां बनाई जाती है, ठीक है। डोलियों पर फसलें उगाते हैं और नालियों में पानी संग्रह करते हैं, ठीक है। डोलियों पर फसल उगाते हैं तथा नालियों में जल संग्रह करते हैं, जल संग्रह करते हैं, ठीक है। जल संग्रह करते हैं अपन। फिर डोलियों और नालियां बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रेजर सीडर यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डोलियां व नालियां बनाने के लिए रेजर सीडर, क्या नाम है यंत्र का, रेजर सीडर यंत्र का उपयोग करते हैं, यंत्र का उपयोग करते हैं, यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस विधि में बाजरा, इस विधि से कौन सी फसलें उगाई जाती है, बाजरा, गवार, मूंग, लोबिया फसलें उगाते हैं। इस विधि से बाजरा, गवार, सवार, मूंग, लोबिया आदि फसलें उगाई जाती है, आदि फसलें क्या करते हैं, उगाई जाती है, ठीक है। ये फसलें उगाई जाती है। अब इसमें नालियां और डोलियां कैसे बनाते हैं मैं वो आपको बताता हूं। जैसे इस प्रकार से ये देखिए आप, ठीक है। क्या होता है इसमें, ये नालियां, ये तो बीच में तो हो गई नाली और ये हो गई साइड वाली क्या होती है, डोलियां। तो इन डोलियों पे तो क्या करते हैं, हम फसल उगाते हैं और इनके बीच में क्या होता है, पानी भरा रहता है, ठीक है। जिससे ये पानी क्या होता है, बारिश का पानी या जो भी होता है वो इसमें भर जाता है और इन पर फसलें उगाई जाती है, ताकि ये पानी जमीन के अंदर जाए और इन पौधों द्वारा क्या कर दिया जाए, फसलों द्वारा अवशोषित कर लिया जाए, ठीक है। फिर है दो प्लॉटों के बीच, वो अपन देखते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप लेवे पहले। स्क्रीनशॉट ले आप इसका, पहले ले लिया हुआ। तो देखिए ये पहली तो थी हमारी दो नालियों की, दो कतारों में, ठीक है। अब दो प्लॉटों के लिए कैसे अपन क्या कर सकते हैं,
जल का संग्रहण और खेती साथ में होती है। बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके और सिंपल तरीके हैं, आपको यहाँ एक बार पढ़ते ही आपको याद में हो जाएंगे, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो देखिए दो प्लॉटों के बीच कैसे होता है जल संग्रह, लघु जल संग्रह की जो दूसरी विधि है, दो प्लॉटों के बीच देख दो प्लॉटों के बीच संग्रह। ठीक है, इसमें पूरे खेत में फसल ना उगाकर खेत के कुछ भाग में फसल उगाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पूरे खेत में फसल न उगाकर कुछ भाग में ही फसल उगाते हैं, कुछ भाग में ही फसल उगाते हैं सिर्फ। ठीक है, पूरा खेत है, इतना बड़ा मान लो अपना ये ग्रीन बोर्ड की तरह जो पूरा खेत है, तो उसके पूरे भाग में फसल ना उगाकर एक छोटे से हिस्से में क्या करते हैं, उसको फसल उगाते हैं। ठीक है, और शेष खेत में ढलान ऐसी देते हैं कि वर्षा का पानी उस भाग में बहकर फसल वाले भाग में इकट्ठा हो जाए। ठीक है, शेष भाग में ढलान ऐसी देते हैं कि वर्षा का पानी बहकर फसल वाले भाग में इकट्ठा हो जाए। क्या हो जाए, फसल वाले भाग में इकट्ठा हो जाए, ऐसा। ठीक है, मान लो यहां हमने फसल बोई है, ठीक है, तो दूसरे सारे खेत को इस प्रकार से ढाल देते हैं कि जो भी यहाँ भी बारिश हो रही है वो बहकर कहाँ आ जाएंगे, इस एक क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, जरूरत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है ये विधि। जरूरत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह विधि जरूरत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में अपनाई जाती है। हेलो, सॉरी, यह विधि जरूरत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जरूरत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होती है, ये अपनाई जाती है। ठीक है, जरूरत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये अपनाई जाती हैं। ठीक है, जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, बारहनी फलों की खेती की जा सकती है इस विधि से। इसमें बेल वाली सब्जियां व बारहनी फलों की खेती की जा सकती है। बारहनी फलों की खेती इसमें की जा सकती है। ठीक है,
फिर है लघु जल संग्रह की जो 2 विधियां थी, अपन ने वो देख ली, उसमें किस तरीके से 2 तरीके। अब वृहत यानी ज्यादा जल संग्रह विधियां कौन सी है? वृहत जल संग्रह, वृहत जल संग्रह। वृहत जल संग्रह कैसे होता है वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जल को पोखर में एकत्र करते हैं, बड़े बड़े तालाब में एकत्रित करते हैं, ठीक है। अब इसमें कहीं पर इकट्ठा नहीं किया जाता। अभी जो 2 तरीके अपन ने पढ़े हैं उसमें कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं किया गया। बारिश आती थी और वो खेती वाले जगह पर पहुंचा दी जाती। अब यहाँ पर जल का संग्रह सही तरीके से किया जाएगा, ठीक है। कैसे कि इसमें जल को क्या करते हैं, पोखर तालाबों में इकट्ठा करते हैं। जो भी सारा पानी आता है उसको पहले तालाबों में इकट्ठा करते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या हुआ था, खेत के अंदर ही इकट्ठा किया जा रहा था, ठीक है। इसमें पानी को पोखर में इकट्ठा किया जाता है। पानी को कहाँ इकट्ठा किया जाता है? पोखर में इकट्ठा किया जाता है। इसमें पानी को पोखर में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, शुष्क क्षेत्रों में 10x10x2 मीटर के पोखर बनाए जाते हैं। जो सूखे क्षेत्र होते हैं जहां बारिश कम होती है, शुष्क क्षेत्रों में 10x10x2 मीटर के पोखर बनाए जाते हैं। पोखर बनाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र, ये ध्यान रखना, ठीक है। अर्थात 10 मीटर तो लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 2 मीटर क्या होता है, गहरा बनाया जाता है, ठीक है। स्थल पर मीठे जल के 2 मुख्य प्राप्ति क्षेत्र है। हम स्थल पर, इस जमीन पर 2 ही मुख्य जल के, मीठे जल की प्राप्ति के 2 ही क्षेत्र हैं। देखिए, स्थल पर मीठे जल के प्राप्ति के 2 क्षेत्र हैं। स्थल पर मीठे जल की प्राप्ति के 2 क्षेत्र हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपन मीठे जल को? एक तो भूमिगत और एक होता है, एक तो भूमिगत और एक होता है धरातल, ठीक है। एक तो है अपना भूमिगत, अर्थात भूमि से निकलने वाला, और एक है हमारा धरातलीय। एक धरातल के ऊपर जो पाया जाता है, चाहे झरनों में चाहे झीलों में, कैसे भी पाया जाता है, ठीक है। धरातल के नीचे गहराई पर चट्टानों के कणों के मध्य रिक्त स्थान तथा दरारों में उपलब्ध जल को हम भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। भूमि के अंदर, धरातल के नीचे क्या, चट्टानों के कणों के मध्य रिक्त स्थान तथा दरारों के बीच उपलब्ध जल को अपन भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। धरातल के नीचे, धरातल के नीचे धरातल के नीचे चट्टानों के कणों के बीच रिक्त स्थान तथा धरातल के नीचे चट्टानों के कणों के बीच रिक्त स्थान तथा दरारों के मध्य उपलब्ध जल को भूमिगत जल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल कहते हैं।
है। बाकी धरातलीय जल किसे कहते हैं? धरातल के ऊपर पाया जाने वाला। वर्षा, नदियों, दलदलों, तालाबों, झीलों के जल रिसाव से भूमिगत जल भंडार बनता है। ठीक है, देखिए वर्षा का पानी जो जमीन के अंदर रिसता है, नदियों, झीलों, दलदलों से जो जल रिसाव से भूमिगत जल भंडार बनता है। ठीक है, देखिए वर्षा, नदियों, तालाबों, झीलों, दलदलों से, वर्षा, नदियों, तालाबों, झीलों, दलदलों से जल के रिसाव से भूमिगत जल भंडार बनता है। भूमि में जल का भंडारण होता है, भूमिगत जल भंडार बनता है। ठीक है, समतल भूमि या जो धीमे ढाल या रंध्र युक्त सेलों में क्या होता है? जल का रिसाव अधिक होता है। जहां भूमि समतल होती है, ठीक है, वहां से जल का रिसाव अधिक होता है। और जो धीरे ढाल वाली, ठीक है, जहाँ ढाल एकदम क्या हो, तीव्र ना हो, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ढाल हो। ठीक है, और रंध्र युक्त जो सेल होते हैं जिनमें ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, उनमें जल का रिसाव अधिक होता है। ठीक है, समतल भूमि धीमे ढाल व रंध्र युक्त सेलों में जल का रिसाव अधिक, जल का रिसाव क्या होता है? अधिक होता है। जल का रिसाव अधिक होता है। ठीक है, अधिक जल जमीन के अंदर जाता है। अब तीव्र ढाल अगर होगी, देखिए एक तो ढाल है ऐसी अपने, ठीक है, एक ढाल है बिल्कुल ऐसी चट्टान की, तो किसमें जल का रिसाव ज्यादा होगा? यहाँ मान लो बारिश हो रही है, यहाँ से बारिश से पानी बहता हुआ धीरे जाएगा, तो ये जमीन के अंदर रिसता जाएगा। लेकिन यहाँ बारिश होगी तो सीधा पानी सीधा यहाँ नीचे जाएगा, फिर यहाँ आकर इकट्ठा होगा, यहाँ जमीन के अंदर जल रिसाव होगा, यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ ज्यादा मात्रा में जल रिसाव होता है, यहाँ कम मात्रा में क्या होता है? जल का रिसाव होता है। भूमिगत जो जल होता है, ठीक है, उसके ऊपरी तल को भूमिगत जल स्तर कहते हैं। भूमिगत जल के ऊपरी स्तर को भूमिगत जल स्तर कहते हैं। भूमिगत जल स्तर कहते हैं। ठीक है, भूमिगत जल जो जमीन के अंदर वाला जल होता है, उसका सबसे ऊपर वाला जो सतह होती है, स्तर होता है, उसे भूमिगत जल स्तर कहते हैं। कुओं से जल अधिक मात्रा में खींचने पर भूमिगत जल तल उल्टे शंकु की भांति नीचे बैठ जाता है। भूमिगत जो जल होता है वो उल्टे शंकु की भांति नीचे बैठ जाता है, इसे गर्त शंकु कहते हैं। कुओं से अधिक जल अगर अपन खींचते हैं, ठीक है, तो जो जमीन के अंदर वाला जल होता है वो उल्टे शंकु की तरह नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन गर्त शंकु कहते हैं। ठीक है, देखिए कुओं से
कुओं से अधिक मात्रा में जल खींचने पर भूमिगत जल उल्टे शंकुओं की भांति नीचे बैठ जाता है। इसे गर्त शंकु कहते हैं। तो पानी क्या होता है? उल्टे शंकु कैसा होता है? पहले तो शंकु होता है ऐसा, ये इस तरीके का शंकु होता है। लेकिन जब अपन कुएं से पानी लगातार खींचते हैं तो ये कुआं, ठीक है, ये है कुआं। इससे पानी लगातार खींचते हैं तो यहाँ से पानी कम होता जाता है, लेकिन यहाँ का पानी तो बना रहता है ना। तो इस प्रकार से उल्टे शंकु की तरह क्या हो जाता है, उसमें ये उल्टा शंकु बन जाता है। शंकु की तरह पानी नीचे की तरफ बैठ जाता है। इसे अपन गर्त शंकु कहते हैं, इसे गर्त शंकु कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले आते इसका, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे, कुओं में जल भराव के पुनर्जल भराव के तरीके कौन से? अपन क्या करें कि कुओं में पानी खाली हो जाए तो उसमें वापस पानी कैसे भरा जा सकता है, क्या तरीके अपन अपनाए प्राकृतिक? देखिए, कुओं में जल पुनर्भरण के उपाय। कुओं में जल पुनर्भरण के उपाय। कुआं में जल पुनः भरने के उपाय कौन कौन से, कैसे उपाय अपन कर सकते हैं? ठीक है, पहले तो जो जल की प्रचुरता वाले क्षेत्रों व मौसम में जल एकत्रण की, जहां पर जल की प्रचुरता होती है या जहां पर मौसम ऐसा होता है बारिश ज्यादा होती है, वहां पर जल एकत्रण की सुविधाएं जुटाकर अतिरिक्त जल को शुष्क क्षेत्रों में व शुष्क मौसम को उपलब्ध करवाना। ठीक है, पहली चीज तो है कि जलीय प्रचुरता वाले क्षेत्रों, जलीय प्रचुरता वाले क्षेत्रों, जलीय प्रचुरता वाले क्षेत्रों व मौसम में जल एकत्रण की सुविधाएं जुटाकर अतिरिक्त जल को शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों को उपलब्ध करवाना। ये तो है पहली चीज, पहला तरीका जिससे क्या होगा, कुओं में जल भर सकता है। ठीक है, पारंपरिक जल स्रोतों का उपयुक्त रख रखाव करना। ठीक है, पारंपरिक जल स्रोतों का उपयुक्त रख रखाव करना, उपयुक्त जल रख रखाव करना। ठीक है, कुओं और नलकूपों के जो मध्य उपयुक्त दूरी बनाए रखना। तो जो कुएं होते हैं, नलकूपों के मध्य उपयुक्त दूरी बनाए रखना। ठीक है, ताकि वे पारस्परिक शंकु गर्ती में ना आ जाए। ठीक है, नलकूप यहाँ है तो कुओं को थोड़ी भी दूरी रखनी चाहिए, लेकिन
लेकिन दोनों ही अगर पास पास होंगे तो ये भी पानी खींच रहा है, ये भी पानी खींच रहा है, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र का सारा पानी ही खींच लिया जाएगा। तो फिर सारा आसपास का सारा पानी खींच ही लिया जाएगा तो कुओं में पानी कैसे भरेगा। तो नलकूपों व कुओं के मध्य नल कूपों व कुओं के मध्य उपयुक्त दूरी बनाए रखना, उपयुक्त दूरी बनाए रखना, उपयुक्त दूरी बनाए रखना ताकि वो शंकु गर्त शंकु ना हो, ताकि वे गर्त शंकु ना हो। चौथा, गर्त शंकुनी हम प्रत्येक क्षेत्र में पानी के जल को वर्षा के जल को छोटे छोटे तालाबों में एकत्रित करना। प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा के जल को छोटे छोटे तालाबों में एकत्रित करना, इकट्ठा करना। पांचवा तरीका है हमारा, देखिए, जल स्थानों के जो दोहन की मात्रा पुनर्भरण की मात्रा तक सीमित करना है। जल स्थानों से दोहन, जहां से भी अपन जल ले रहे हैं तो वहां से हमें इतना ही जल लेना है जितना कि पुनर्भरण होता है। ठीक है, जल स्थानों से दोहन की मात्रा को पुनर्भरण की मात्रा तक सीमित करना। पुनर्भरण की मात्रा तक क्या करना है, इसको सीमित करना। तो ये तो है कुओं में जल भराव की जो पुनर्भरण कैसे करेगा। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कुओं पे जल कैसे भरेगा। तो कुआं जो होता है वो भूमिगत जल को खींचता है। पहली बात तो भूमिगत जल कुओं में आता है, ऊपर से कोई पानी नहीं डालता है। ठीक है, बारिश का पानी या उसमें इकट्ठा नहीं होता है। जो भूमिगत जल होता है वही कुओं में आता है। अगर जलीय प्रचुरता वाले क्षेत्रों को से पानी को उठाकर कम क्षेत्रों वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में पहुंचाएंगे तो वो जमीन के अंदर रिसेगा और वो कहाँ इकट्ठा होगा, कुओं के अंदर। तो कुआं पुनर्भरण होगा। ठीक है, पारंपरिक जल स्रोतों का उपयुक्त रख रखाव, जो भी कुओं के आसपास उस क्षेत्र में जो पारंपरिक जल क्षेत्र है जैसे तालाब, नाडी, ठीक है, पोखर, इन सब का क्या उपयुक्त रख रखाव करना ताकि उनका जो पानी इकट्ठा होता रहे और जमीन में रिश्ता रहे, वो हमें वापस काम कुओं से, नलकूपों से प्राप्त होता है। नलकूपों और कुओं को दूर दूर रखना है। पास पास रखेंगे तो वो गर्त शंकु हो जाएंगे, पानी को सोखेंगे तो उल्टे शंकु का आकार ले लेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा के जल को छोटे छोटे पोखरों में एकत्रित करना। जहां भी कुएं हैं उनके प्रत्येक क्षेत्रों में जो पानी होता है बारिश का, ठीक है, वो किस में एकत्रित करना, छोटे छोटे पोखर, तालाबों में एकत्रित करना। और जल स्थानों में से दोहन की मात्रा को पुनर्भरण की मात्रा के बराबर सीमित करना। अर्थात इतना ही हमें दोहन करना है जितना कि पुनर्भरण होता है। अर्थात जितना हम पानी को जितना ही काम में लें उतना ही दोहन करें, जितना वापस बढ़ता है उसमें उतने दोनों की मात्रा बराबर रहेगी तो कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें आप इसका। तो ये था हमारे आज का क्लास। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जल संग्रहण की जो विभिन्न विधियां हैं, वर्षा जल संग्रहण की जो विभिन्न विधियां, उनके बारे में और अच्छे से जानकारी पढ़ेंगे। और हो सकता है इस अध्याय का लास्ट वीडियो हो, अपना लास्ट क्लास हो आने वाली। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।